हेलो एस्पिरेंट, बायोस्फीयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से भी कर लीजिए। बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि अब तक हम आपके लिए लगभग 5 से 6 एपिसोड लेके आ चुके हैं बायोस्फीयर रिजर्व के। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दीजिएगा, ताकि हम इसके ऊपर और ज़्यादा आपके लिए कंटेंट सही तरीके से लाएँ और आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें। हम सब मिल के काम करेंगे तो बहुत जल्दी हमें सफलताएँ वो मिलेगी। बायोस्फीयर रिजर्व की अगली कड़ी में हम बात करने वाले हैं सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरवन अपने आप में सुंदरवन है और इसके जैसा नाम है वैसे ही इसकी व्याख्या भी है। तो आइए जानते हैं सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है क्या, कहाँ पर ये स्थित है, क्यों भारत के लिए इतना प्रसिद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी क्यों इतना विख्यात हो चुका है। हर कोई जानना चाहता है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। स्थान कहाँ पे है, तो इसका स्थान हमारे प्यारे से भारत गंगा ब्रह्मपुत्री डेल्टा में स्थित है। भारत और बांग्लादेश में फैला ये एक विशाल बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर इसके महत्व की बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसको मान्यता प्राप्त हो चुकी है। तो इसका मतलब आप जान ही सकते हैं कि सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तथा हमारे पूरे देश के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर हमारी क्या व्याख्या करता है और भारत का ये मान सम्मान कैसे बढ़ाता है। अगर इसके नाम की उत्पत्ति के बारे में बात की जाए तो सुंदरी नामक एक वृक्ष है वो यहाँ पे पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष की वजह से इसका नाम पड़ा है। अगर इसके नाम की उत्पत्ति के बारे में जाने तो इसका नाम है वो सुंदरी नामक एक वृक्ष है, उस वृक्ष के आधार पे पड़ा है। ये वृक्ष इतना सुंदर है कि इस पूरे भौगोलिक एरिया का नाम ही सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ऐतिहासिक संदर्भ अगर देखें तो ये बहुत ही पुराना है। इसके ऐतिहासिक संदर्भ हमें क्या जानकारी देते हैं, तो इतिहास वाले बच्चे बहुत ज़रूर इससे कनेक्ट कर पाएंगे। आईने अकबरी का नाम आपने सुना होगा, जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। उसमें उल्लेख मिलता है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व का। उसके बाद प्रारंभिक यूरोपीय यात्रियों के विवरणों में भी बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे सुंदरवन का नाम सबसे पहले आता है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1875 इस क्षेत्र के कुछ भागों को संरक्षित वन घोषित कर दिया गया था, क्योंकि ये हमारे लिए पूरे इकोसिस्टम का काम करता है। हमें ऑक्सीजन, अन्य प्रकार की ये सुविधाएं उपलब्ध है वो करवाता है। उसके बाद 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा पूर्ण रूप से इस क्षेत्र को मिल गया। इसके बाद इनकी विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो ज्वारीय पारिस्थितिकी तंत्र से ये भरपूर उपस्थित क्षेत्र हैं। रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर रॉयल टाइगर बंगाल है वो यहाँ पे पाया जाता है। अत्यधिक खारे वातावरण में अनुकूलित जैव विविधता भी यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अगर भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो स्थिति पश्चिमी बंगाल भारत में स्थित उत्तर दिशा में 24 परगना और दक्षिण दिशा में 24 परगना जिलों में ये फैला हुआ विशाल बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका एक बड़ा भाग हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ भी स्थित हैं। अक्षांश और देशांतर पर इसकी अगर अवलोकन किया जाए, इसकी व्याख्या की जाए तो अक्षांश पर 21 डिग्री 31 नॉर्थ साइड से 22 डिग्री 30 नॉर्थ अक्षांश और 88 डिग्री 10 ईस्ट से लेके 89 डिग्री 51 से ईस्ट देशांतर के बीच में ये स्थित बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर इसकी सीमाओं की बात की जाए तो नॉर्थ में डाम्पियर होजेस रेखा, जो ब्रिटिश शासनकाल के द्वारा 1829 में चिन्हित एक काल्पनिक रेखा खींची गई थी और उस समय इसका नाम दिया गया था डॉम्पियन होजेस रेखा, क्योंकि अगर ये आपको प्रीलिम्स एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाए तो नाम ध्यान रखिएगा। और इस पूरे की PDF जानने के लिए भी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अगर साउथ की बात की जाए तो साउथ में इसको बंगाल की खाड़ी हैं वो लगती हैं, बे ऑफ बंगाल। अगर इसकी ईस्ट की बात की जाए तो ईस्ट में इसके बांग्लादेश स्थित हैं और इसके अगर वेस्ट में बात की जाए तो हुगली नदी है वो यहीं से गुजरती हैं और यहाँ पे स्थित हैं। यहाँ पे अगर प्रमुख नदियों की बात की जाए और इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ मुहावने और ज्वारीय जल चैनलों से भरा हुआ ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है।
यहाँ से निकलने वाली नदियाँ कोई नहीं है, ये एक डेल्टा क्षेत्र है, क्योंकि ये पूरा है वो डेल्टा के रूप में फैला हुआ है। यहाँ से होकर बहने वाली नदियों के अगर नाम देखा जाए तो गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हुगली, उसके बाद मतला और रेमंगल और हरिनभंगा, ये नदी यहाँ की बहती हुई जा रही हैं। मेघना नदी बांग्लादेश में स्थित हैं। अगर यहाँ पे द्वीप की बात की जाए तो 102 द्वीपों में से 54 द्वीप पर जनसंख्या निवास कर रही है और बाकी सब वन क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर यहाँ पे ऊंचाई की बात की जाए तो अधिकतर क्षेत्र समुद्र तल के बराबर हैं। कुछ स्थान जो हैं वो समुद्र तल से 2 से लेकर 4 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर झरने या जलप्रपात वाटरफॉल की बात की जाए तो नीचे समतल भूभाग होने के कारण यहाँ कोई प्रमुख जलप्रपात हैं वो नहीं बनाया जाता है। अगर यहाँ पे जलवायु परिस्थितियों की बात की जाए तो यहाँ पे कौन कौन से या किस प्रकार के वनस्पति पाई जाती है, तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय समुद्री जलवायु जो बंगाल की खाड़ी से प्रभावित होकर है वो यहाँ पे पाई जाती हैं। तापमान की बात की जाए तो गर्मी के समय ये जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 30 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक गर्म हो जाता है। अगर सर्दी में बात की जाए तो 9 डिग्री से लेके 26 डिग्री सेल्सियम तक का इस भौगोलिक क्षेत्र में तापमान है वो बना रहता है। अगर वर्षा की बात की जाए, बारिश का अनुमान लगाया जाए तो औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1600 से लेके 1800 मिलीमीटर यहाँ पर पाई जाती हैं। मानसून के महीने जून और सितंबर में यहाँ पे भारी बारिशें वो होती हैं। अगर यहाँ पे चक्रवात की बात की जाए तो आप लोगों को ध्यान होगा, क्योंकि हमारा जो ये सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे, पश्चिमी बंगाल पे स्थित है और इसके साइड में क्या लगती है, बंगाल की खाड़ी लगती है। और बंगाल की खाड़ी के अंदर हर साल आपको तूफान, चक्रवात इत्यादि देखने को मिलेंगे और उसके नाम भी आपने अलग अलग सुने होंगे। ये जब चक्रवात, ये जो तूफान जब आते हैं तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के अन्य प्राणियों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं और इसके इर्द गिर्द वाले क्षेत्र को भी इफेक्टिव करते हैं। बंगाल के अंदर आपने देखा होगा भारी मानसून आना या भारी बारिश होना, तेज़ हवाएं चलना, बारिश का अत्यधिक गिरना, नदियों का उफान पे आना, ये सब कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी जिसके अंदर उत्पन्न चक्रवात या तूफान की वजह से घटित घटनाएं होती रहती हैं। तो हम जानेंगे सबसे पहले यहाँ पर बंगाल की खाड़ी निकट होने के कारण यहाँ पे अक्सर चक्रवात आते हैं। कौन कौन से जो ऐसे चक्रवात हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में तबाही मचाई हो या इस क्षेत्र के लिए प्रमुख खतरा बन के उभरे हो, उनके ऊपर बात करते हैं। तो आइला जो चक्रवात था वो 2009 में यहाँ पे आया था, उसके बाद इम्फान 2020 में आया, उसके बाद बुलबुल 2019 में। ये 3 चक्रवात यहाँ पे आए थे और ये काफ़ी हद तक इस क्षेत्र को प्रभावित कर चुके थे। तो इसलिए इन तीनों के नाम जरूर याद रखिएगा और ये आपको कहीं ना कहीं प्रीलिम्स एग्जाम में या फिर कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन के तौर पे काम आने वाला है। अगर यहाँ पे लवणता या खारापन की बात की जाए तो ज्वारीय प्रभाव और समुद्री जल के प्रवेश के कारण लवणता यहाँ पे अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो खारा अधिक होता है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, जिसके आधार पर पूरे सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है, तो हम एक नज़र उनके ऊपर भी डालते हैं। सबसे पहले सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1984 में बायोस्फीयर रिजर्व का कोर क्षेत्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा और इसको नोट डाउन भी कीजिएगा कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1984 के तहत बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर एरिया था उसको क्या किया था, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। सुंदरबन टाइगर रिजर्व 1973 प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संरक्षित और इसके अंदर भी क्या रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थान घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रॉयल टाइगर बंगाल है वो पाया जाता है। उसके बाद सुंदरबन वन्यजीव अभ्यारण्य घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन के लिए महत्वपूर्ण है, इसके लिए उसको भी यहाँ पे संरक्षित क्षेत्र के अंदर लाया गया था। उसके बाद लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य चीतीदार हिरण और उदबिलाव के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद हैलिडे द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों और कछुओं का प्रमुख आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता है और इस क्षेत्र को भी संरक्षित किया गया है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के तहत।
उसके बाद सजनी खाली पक्षी अभ्यारण्य, ये पक्षी संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। यहाँ के जितने भी पक्षी हैं उनको संरक्षित करने का कार्य किया जाता है और ये बायोस्फीयर रिजर्व के तहत संरक्षित क्षेत्र में आते हैं। सुंदरबन की वनस्पति यानी कि फ्लोरा की बात की जाए तो मुख्य रूप से मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन का भंडार, मैंग्रोव वन अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाले क्षेत्र सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व हैं। विशेष अनुकूल जड़ें, मिट्टी के ऊपर नमक सहिष्णुता युक्त ये क्षेत्र हैं। प्रमुख अगर प्रजातियां कौन कौन सी पाई जाती हैं तो उनकी एक झलक हम देख लेते हैं। सुंदरी वृक्ष, सुंदरबन का नाम इसी वृक्ष के आधार पर पड़ा है। किसके आधार पर? सुंदरी वृक्ष के आधार पर सुंदरबन का नाम पड़ा था। उसके बाद गावा, खारे पानी में पनपने वाला प्रजाति है। उसके बाद गोरान, अत्यधिक लवणीय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष या प्रजाति। उसके बाद दुलुंद, दुलुंद लकड़ी के लिए उपयोगी हैं क्योंकि यहाँ की जो लकड़ी है वो कहीं ना कहीं कारीगरी में या फर्नीचर बनाने इत्यादियों में काम आती हैं। उसके बाद नीपा पाम, ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद केवड़ा, जैव विविधता में महत्वपूर्ण प्रजाति हैं। सुंदरबन वन्यजीव, जीव जंतु यानी कि फोना की बात की जाए तो यहाँ पे स्तनधारी, जो स्तनधारी जीव हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं तो एक नज़र उनके ऊपर भी देते हैं। जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, मत्स्य बिल्ली, उसके बाद जंगली सुअर, सीतीदार हिरण, ये यहाँ पे प्रमुख स्तनधारी जीव हैं वो पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे सरीसृप्स की बात की जाए तो खारे पानी का मगरमच्छ, किंग कोबरा और भारतीय अजगर इत्यादि यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर उभयचर की बात की जाए तो लवणीय क्षेत्रों में अनुकूलित मेंढक प्रजातियाँ हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। पक्षियों की बात की जाए तो यहाँ पे सफ़ेद पेट वाला समुद्री बाज जो यहाँ पे मिलेगा। छोटा एशियाई सारस, ब्लैक कैप्ड किंगफिशर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर समुद्री जीव की बात की जाए कि इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ऐसे कौन से समुद्री जीव हैं जो इस बायोस्फीयर रिजर्व के लिए पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, इकोटोन के लिए महत्वपूर्ण है तो गंगा डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन और उसके बाद ऑलिव रेडले कछुआ यहाँ पे पाया जाता है। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर निम्नलिखित में से कौन कौन सी डॉल्फिन पाई जाती हैं तो यहाँ पे दो प्रकार की डॉल्फिन पाई जाएगी। वो कौन सी? गंगा डॉल्फिन, उसके बाद इरावदी डॉल्फिन। तो ध्यान रखिएगा संबल डॉल्फिन है वो यहाँ पे नहीं पाई जाती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आप थोड़े सतर्क रहिएगा, समझिएगा, इन्फॉर्मेशन को ठीक तरीके से याद कीजिएगा। सुंदरबन की अगर जनजातियों की बात की जाए तो यहाँ पे प्रमुख जनजातियाँ हैं वो पाई जाती हैं। इन जनजातियों के सर्वोच्च बलिदान, संघर्ष और उनके आधार पे इस बायोस्फीयर रिजर्व की कहीं ना कहीं व्याख्या है वो हमें देश स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति का जिक्र हमने आगे एपिसोड में भी किया था। मुंडा जनजाति हैं वो क्या करती हैं? मछली पकड़ने और शहद यानी कि हनी संरक्षण करने में निपुण प्रजाति जनजाति हैं। उसके बाद महतो जनजाति कृषि और व्यापार के लिए संलग्न हैं। संताल जनजाति की भी बात हमने आगे की थी। फिर से यहाँ पे संताल जनजाति लोक परंपराओं के लिए समृद्ध हैं, लोक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद उराव जनजाति वनों पर आधारित रोजगार में कुशल एक प्रकार की जनजाति यहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बाद बवाली समुदाय लकड़ी और शहद संग्रहण में माहिर हैं और इनका काम, इनकी आजीविका जो चलती हैं वो लकड़ी और शहद संग्रहण के आधार पर चलती हैं और कहीं ना कहीं इस बायोस्फीयर रिजर्व को संरक्षित करने के लिए इन सब जनजातियों का योगदान बहुत ही बड़ा रहा है। उसके बाद मावाली समुदाय केकड़ा और मछली पकड़ने के विशेषज्ञ हैं क्योंकि इस क्षेत्र में रहेंगे तो अपना जीवन या अपनी आजीविका चलाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए ये सी फूड पर निर्भर रहते हैं और यहाँ के आजू बाजू जितने भी समुद्री जीव या जंतु पाए जाते हैं उनके आधार पर ये अपना पालन पोषण करते हैं, परिवार का पेट भरते हैं। तो कौन से? केकड़ा और मछली पकड़ने के विशेषज्ञ हैं। कौन से? मावाली समुदाय। संरक्षण और प्रयास की अगर बात की जाए तो भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र को बचाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए हैं या कौन सी पहल चलाई गई है या कौन से एक्ट लाए गए हैं, उन सब के ऊपर भी एक बार हम सब बात करेंगे। भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास, सबसे पहले भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर लाया था 1973 में। सुंदरबन टाइगर रिजर्व है वो स्थापित किया गया। उसके बाद
राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण कार्यक्रम, यानी कि मैंग्रोव की बहाली करने के लिए, मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैंग्रोव को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट है वो लाया गया था, कार्यक्रम है वो लाया गया था। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम 1989 में सुंदरबन को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। उसके बाद सुंदरबन वेटलैंड घोषणा 2019 में की गई थी और इस क्षेत्र को क्या किया गया, रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। और अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा भारत देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है और उनका क्या क्या महत्व है। उसके बाद अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो सबसे पहले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1987, उसके बाद रामसर कन्वेंशन 2019 में वैश्विक स्तर पर संरक्षित वेटलैंड के रूप में इसको मान्यता प्राप्त की गई। बांग्लादेश के साथ भारत ने सहयोग किया। बाघ और डॉल्फिन संरक्षण की साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के साथ एक समझौता हुआ, सहयोग हुआ। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बायोस्फीयर रिजर्व को बचाने का प्रयास किया गया है। आज की अपनी इस कड़ी में बायोस्फीयर रिजर्व में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक साझा की गई है। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो और आप इसको समझकर, पढ़कर और इसको विस्तार पूर्वक जानकारी लेकर अपने परीक्षा की तैयारी को और गति दें। धन्यवाद।